हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। सबने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दिया होगा और सब रेडी होंगे आज फॉर द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 10, राइट? कल फर्स्ट थी, आज लास्ट है। छोटा सा चैप्टर है आपके लिए. So have a look everyone. In our previous class, we have discussed that how international business is different from domestic business. Yesterday, we have discussed it in a tabular form, right? We have taken the basis of distinction and 10 points. Today, we have to cover this part, international business versus domestic business. We have already covered 2 points related with nationality of people. The buyers and sellers and stakeholders in case of internal business belongs to one nation only, whereas they are from different nations in case of international business. Now the next point is mobility of factors of production. Mobility word here means movement. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मूवमेंट की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. So if I talk about mobility of factors of production, it is generally more in case of domestic business as compared to international business. कितना इजीली आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कितने मोबाइल हैं वो, तो वो विद इन द नेशन तो इजीली मूव करेंगे, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी. लेकिन अगर आपको बियॉन्ड द नेशन मूवमेंट करवाना है तो इट विल बी टफ फॉर यू, राइट? नेक्स्ट, कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट. इफ आई एम डीलिंग विद इंटरनल बिजनेस तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, बहुत ज्यादा नहीं. लेकिन जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस कंट्री टू कंट्री बदलते रहेंगे. इंडिया के कस्टमर अलग तरीके की डिमांड करेंगे, अमेरिका के कस्टमर अलग तरीके की डिमांड करेंगे. वहीं मैं बात करूं जापान के कस्टमर तो उनके डिमांड पैटर्न्स अलग रहेंगे. सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर फॉर यू इन पॉइंट नंबर 4. हेट्रोजेनिटी मींस डिफरेंसेस. ओके, due to socio-cultural differences, background differs in their taste, fashions, cultures, languages, etc. There is lot of variation in demand pattern. For example, Indian people use right-hand driven car, whereas American people drive left-hand fitted steering, brakes, etc. एक डिफरेंस बता रखा है कार में, कार के डिमांड पैटर्न में. In America, people change their consumer durable within 2 or 3 years. But in India, people use it till it's totally worn out. अगर हम बात करें क्लोथ्स की या अगर हम बात करें किसी भी चीज की, बाकी नेशन में लोग तब तक यूज करते हैं जब तक वो पूरी तरीके से खराब नहीं. हमारे इंडिया में हम तब तक यूज करते हैं जब तक वो चीज पूरी तरीके से खराब नहीं हो जाती. जैसे आपके घर में टी शर्ट आया, पहले बड़े भैया ने पहना, फिर हो सकता है छोटा वाला ब्रदर पहने, फिर हो सकता है उसका पोंछा बनाया जाए, है ना? जब तक वो पूरी तरीके से फट नहीं जाता तब तक हम उसको यूज करते रहते हैं. लेकिन अदर नेशंस में क्या है, 1-2 साल तक यूज किया और उसके बाद में हमने उसको छोड़ दिया. तो यही ये पॉइंट कह रहा है. तो क्वालिटी भी उसी अकॉर्डिंग बनाई जाती है. नेक्स्ट वन, हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पॉइंट. Such variations make it complicated to design the products for international business as compared to designing the products for domestic trade. ये कह रहे हैं ये जो variations आ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि the type of product you need to produce for your market will be different from that which you need to produce for the market of international area, right? कल हमने बीकाजी भुजिया की बात की थी इसी रिगार्ड में. नेक्स्ट देखिए, differences in business system and practices. If I talk about business system and practices, मेरे नेशन के बिजनेसमैन के बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिसेस मुझे पता होंगे, मैं अपडेटेड रहूंगी उनसे. क्यों? क्योंकि मैं डीलिंग कर रही हूँ काफी टाइम से. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे सभी चीजें डिफरेंट होती है. प्रोडक्शन पैटर्न, फाइनेंस पैटर्न, द वे ऑफ डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज, everything is different. So you need to deal with the organization which follows a different practice, right? So have a look what is written here for you. These differences are more in international business as compared to domestic business. Difference in economic development cost, economic infrastructure, market support services makes it necessary for firms dealing in international trade to adopt their production, finance, human resources, and market plans as per the conditions prevailing in international market. Next, political system and risk. Again, if you are dealing with your domestic business, you will be updated with the political system. Already you know about your government. But if you want to deal with international organization, in that case, you need to understand the political environment of that country also.
right? So have a look what is written here for you. Political factors such as the type of government, political, its ideology, etc., have great impact on business operations. Firms dealing with international trade need to make special efforts to understand the political environment of importer and exporter country also. Intern लिखा हुआ है, international है ये, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं that if you are dealing with international business, you need to be updated with the political environment of that nation. So have a look on next point, business regulations and policies. Again, if you are dealing with if you are dealing with international business, then you need to understand the policies and business rules and regulations of different nations. और वरना फिर आप बस अपने नेशन के रूल समझ लीजिए, काम हो जाएगा. करेंसी यूज्ड, अगर आप इंटरनल बिजनेस कर रहे हो तो होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, गांधी जी. और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको इंटरनेशनल करेंसीज को यूज करना पड़ेगा. हो सकता है आपको डॉलर भी यूज करना पड़े, हो सकता है आपको पाउंड भी यूज करना पड़े. तो ऐसे में करेंसी की एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट भी होगी, जिसकी वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है. हैव अ लुक व्हाट इज रिटन. Another difference between domestic and international business is that international business involves use of different currencies and exchange rates of currencies keeps on fluctuating. ये बोल रहे हैं अलग अलग करेंसी यूज करोगे और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो ये एक रिस्क है. Due to this fluctuation, it becomes difficult for firms to fix prices for their products and services. Next, last topic of the chapter, benefits of international business. इंटरनेशनल बिजनेस के क्या फायदे हैं, किस किस को फायदे हैं और क्या क्या फायदे हैं. देखिए बेटा, दोनों को बेनिफिट है. उस कंट्री को भी बेनिफिट है जिस कंट्री की फर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, और इंडिविजुअली जो भी फर्म, जो भी बिजनेसमैन इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है उसको तो फायदा है ही. तो हमें दोनों के लिए पढ़ने हैं. हमें पढ़ने हैं उस कंट्री को क्या बेनिफिट होगा जो कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करती है. फिर हम पढ़ेंगे उस फर्म को क्या बेनिफिट होगा जो फर्म इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है. तो सबसे पहले बेनिफिट्स टू नेशन. पॉइंट नंबर 1, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. If you are engaged in international business, you will be able to earn foreign currency, and foreign currency is required for making payments of various necessary items, right? तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप फॉरेन करेंसी अर्न कर पाएंगे if you are engaged in international business. So have a look what is written over here. International business helps a country to earn foreign exchange, which can be used to import capital goods, technology, petroleum products, fertilizers, etc. Right? आगे देखिए, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छे से यूज होगा. हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत बल्क में. अब कंट्री क्या करेगी, अपनी कंट्री में जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन करेगी. उसके बाद में वो देखेगी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, और जो भी एक्स्ट्रा बनेगा वो आगे एक्सपोर्ट कर देगी. जो चीजें वो नहीं बना पा रही वो आगे से इंपोर्ट कर लेगी. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं. Every country has some or the other natural resources. For example, a country may possess mineral resources, labor resources, technological capabilities, water resources, etc. Every country tries to use these resources in the best possible manner, and gradually they become more efficient and specialized in using these resources than others. ये कह रहे हैं हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं. हर कंट्री कोशिश करती है कि वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करे. जब वो बार बार उनको यूज करती है वो स्पेशलाइज बन जाती है, राइट? इसमें एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल, जापान में प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोर एफिशिएंटली देन इंडिया, and India may produce agricultural goods more efficiently than Japan. Thus, India can buy electronics from Japan and can sell agricultural goods to Japan. So with external trade, resources can be used efficiently and all the countries can get benefits of specialization. Is it okay to everyone? Is there any confusion? No? Quite simple topic. Next, improving growth prospects and employment potential. ग्रोथ होगी, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेड करोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करोगे. ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होगी. प्लस व्हेन यू विल बी एंगेज्ड इन एक्सटर्नल बिजनेस, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट कर सकते हो. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करोगे तो भी आपकी ग्रोथ होगी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली भी क्रिएट होती है, इनडायरेक्टली भी. डायरेक्टली कैसे? I need more output, so more output needs more labor.
और इनडायरेक्टली एक्सटर्नल ट्रेड करते टाइम बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करते हैं जिसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है. सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर फॉर यू. External trade boosts up the economic growth of the country as the firms in developing country increase their production capacity to supply goods in foreign countries. ये कह रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी बूस्ट अप हो जाएगी, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. Companies can also import technical know-how to utilize their resources. टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, increased production results in increase in GDP leading to economic growth of the country. ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो जीडीपी बढ़ेगी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. नेक्स्ट, एक्सटर्नल ट्रेड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली. अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं सब्जेक्टिव में, आपको दे सकते हैं एक्सटर्नल ट्रेड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली. डिफेंड और रिफ्यूट, तो हम बिल्कुल डिफेंड करेंगे. फिर आपको बोल सकते हैं एक्सप्लेन हाउ. तो देखिए, एक्सटर्नल ट्रेड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस व्हिच क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली. ये तो डायरेक्टली कैसे जॉब्स क्रिएट होगी वो कह रहे. इनडायरेक्टली देखिए, on the other hand export oriented industries provide employment opportunities such as forwarding agents, clearing agents etc. ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती है जो एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी रही है. नेक्स्ट वन, नेशन में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा. आज आप देखिए हम जो मैक्सिमम चीजें यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो हमने इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से यूज करना शुरू किया है. उन चीजों के बारे में हमें कब पता चला, जब हम वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और हमें आइडिया हो रहा है कि अलग अलग नेशंस में क्या क्या चीजें बन रही है, राइट. तो ये यही कह रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी टू यूज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज. द पीपल लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडरडेवलप्ड कंट्रीज कैन यूज दीज प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू एक्सटर्नल ट्रेड ओनली, राइट. नेक्स्ट, नाउ some benefits which a firm will enjoy. firm को क्या क्या benefits होंगे देखिए. पहला, firm will be able to earn more profit. international business ज्यादा profitable होता है as compared to domestic business. डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइसेस लो चल रहे हैं तो आप किसी दूसरी इकोनॉमी को पकड़ के वहां पे अपने गुड्स सेल कर सकते हो जहां प्राइसेस हाई है. अगर हमारी इकोनॉमी में हमें लग रहा है अभी पोटेंशियल नहीं है प्राइसेस को हाई करने का, तो हम क्या करेंगे, किसी इंटरनेशनल इकोनॉमी में जाके प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, किसी दूसरे नेशन में जाके. नेक्स्ट, इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली वो मोर प्रोडक्शन करेगी. मोर प्रोडक्शन करेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से उन्हें लार्ज स्केल प्रोडक्शन से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा और उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी. ये हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के जो बेनिफिट्स होते हैं उन बेनिफिट्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है. तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आप रिसीव अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होना पड़ेगा. अगर आप हो जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेन अ लॉट. आगे देखिए, प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ होगी, है ना. अगर आपके लग रहा है कि आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो डिमांड नहीं है, तो आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. क्या लिखा हुआ है, when the demand for products starts becoming saturated in domestic countries, then such firms can enhance their business by approaching international market. आपने अपनी कंट्री के सभी कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, अब आपको लग रहा है यहाँ तो और चांसेस नहीं है, ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस एनहेंस कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच के. ठीक है, ये मेन मोटिवेशन है कि बहुत सारी एमएनसीज जो है वो हमारे मार्केट्स में आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज. नेक्स्ट, वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट. अगर आपको लग रहा है आपके मार्केट में बहुत कंपटीशन, सपोज आप एक इंडियन डीलर है और आपको लग रहा है कि नहीं यार इंडिया में तो काम ही नहीं हो सकता, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, ऐसे में यू कैन गो आउटसाइड और आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां कंपटीशन कम हो. ठीक है, ताकि वहां जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल आउट करें. एंड लास्ट वन, जब हम अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलेंगे तो हमारा बिजनेस विजन थोड़ा ब्रॉड होगा, हम नई नई चीजें देखेंगे, हम नई नई चीजें समझेंगे.
So have a look what is written over here. The vision to become international comes from the urge to grow. Companies get strategic and technical advantages by going international. Many companies are including it as their main objective and strategy. ये कह रहे हैं अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपकी ग्रोथ होगी. आपके मन में अगर ये डिजायर है ना दैट यू वांट टू ग्रो, तभी आप इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बनेंगे. और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन गए ना तो डेफिनेटली उससे आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने ऊपर भी पढ़े, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जो रियल लाइफ में कंपनीज एंजॉय करें. बस इस चैप्टर में हमें यहीं तक पढ़ना है. आगे का पीडीएफ कंटेंट मैंने आपको फॉरवर्ड ही नहीं किया है. आगे बहुत सारी चीजें आपकी बुक्स में गिवन है, बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2021 एंड 22 CBSE has reduced the syllabus और CBSE ने कहा you need to study only up to topic number 6.2. That's it. आपको इसके आगे नहीं पढ़ना है. इसके बाद में export import प्रोसीजर गिवन है, बट हमारे सिलेबस का पार्ट ये इतना ही रहा है. Anyone, any confusions? What are the topics you need to cover in this chapter? The first one, meaning of international business. Then after going with the meaning, you need to go with the reasons. Firstly, problems. Why we are dealing with international business? While we are dealing with international business, what are the problems we are facing? Then after beta, you have to go with this difference between internal and external trade. And then the reasons for international business, then the comparison, domestic business versus international business wala, and the last one is benefits. Question answers I have given to you. Make sure beta you need to explain the point. जहां लिखा हुआ है explain, वहां पे आपको explain करना है, खाली headings लिख के नहीं छोड़ देनी है. ठीक है, तो बस कल इवनिंग तक आप मुझे अपना वर्क सेंड कर दीजिएगा. यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर. Okay everyone, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. Have a nice day, enjoy yourself, stay healthy and stay safe.